ट्वेल्थ बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यूनिट 5 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आपको चैप्टर नंबर 13 जीव और समष्टियाँ ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आपको हमने पारिस्थितिकी क्या है और पर्यावरण क्या है, इकोलॉजिकल नेचर क्या होती है, जीव एवं पर्यावरण या वातावरण के बारे में आपको समझाया था और बताया था कि पर्यावरण या वातावरण जीव या समुदाय के जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। और फिर समझाया था कि पर्यावरण या वातावरण दो प्रकार का होता है, जैविक वातावरण और भौतिक वातावरण। जैविक वातावरण के अंतर्गत बड़े, बृहद एवं सूक्ष्म आकार के पौधे और जंतु सम्मिलित होते हैं, जबकि भौतिक वातावरण के अंतर्गत जल, मृदा, प्रकाश, वायु एवं ताप आदि को सम्मिलित किया जाता है। पौधों को प्रभावित करने वाला वातावरण का प्रत्येक भाग पर्यावरणीय कारक या पारिस्थितिक कारक कहलाता है। जीवित शरीर पर वातावरण के समस्त कारकों का मिश्रित अथवा मिला जुला प्रभाव पड़ता है। पौधों पर विभिन्न कारकों का प्रभाव जानने के लिए हम कारकों को 4 भागों में बांट सकते हैं, और ये चारों कारक क्रमशः जलवायु कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, भू आकृतिक या स्थलाकृतिक कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर, मृदीय कारक, इरेफिक फैक्टर और जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न कारकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: जलवायु कारक, भू आकृतिक या स्थलाकृतिक कारक, मृदीय कारक और जैविक कारक, जिसमें आपको जलवायु कारक अर्थात क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में समझाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत आपको लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट किस प्रकार से पौधों पर प्रभाव डालती है, और इसके अंतर्गत आपको दीप्तकालिता के बारे में समझाया गया था, फोटो पीरियडिज्म के बारे में बताया गया था, और बताया गया था कि दीप्तकालिता को सर्वप्रथम गार्नर और अलार्ड 1920 में परिभाषित किया था। और दीप्तकालिता बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत दीप्तकालिता के आधार पर पौधों को शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, डे और फोटो न्यूट्रल प्लांट्स, एम्फी फोटोट्रॉपिक या फोटो पीरियडिक प्लांट्स, इंटरमीडिएट प्लांट्स आदि भागों में बांटकर समझाया गया था। दूसरा, क्लाइमेटिक फैक्टर में टेम्परेचर के बारे में बताया गया, वाटर के बारे में बताया गया, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में बताया गया, और अंत में विंड यानी वायु के बारे में समझाया गया था कि किस प्रकार से ये क्लाइमेटिक फैक्टर प्रभावित करते हैं। इसके बाद आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं भू आकृतिक या स्थलाकृतिक कारक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भू आकृतिक अर्थात भूमि की बनावट से संबंधित कारक को हम भू आकृतिक कारक या स्थलाकृतिक कारक, स्थल की आकृति के आधार पर स्थलाकृतिक कारक कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फिजियोग्राफिक और टोपोग्राफिक फैक्टर के बारे में बताने वाले हैं। ये कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी समझना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि भू आकृतिक कारक किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। इसी को इस हेडिंग्स के अंतर्गत हमें समझना है। स्थलाकृतिक कारक ऐसे कारक जिनका सीधा संबंध किसी स्थान की प्राकृतिक संरचना या प्राकृतिक भूगोल अर्थात भौगोलिक लक्षण जैसे कि
समुद्र सतह से ऊंचाई, पर्वतों के ढलान की दिशा, ढलान की प्रवणता इत्यादि से होता है, उन्हें हम भू आकृतिक या स्थलाकृतिक कारक कहते हैं। एक एक कारक को हमें ध्यान से समझना होगा। पहला भू आकृतिक कारक के अंतर्गत आता है समुद्र की सतह से ऊंचाई, एल्टीट्यूड। पर्वतों की ऊंचाई के साथ साथ उस स्थान का तापमान तथा वायु का दबाव कम होता जाता है, परंतु वायु की गति, आपेक्षिक आर्द्रता और प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होती है। पर्वतों की ऊंचाई लगभग 100 मीटर बढ़ने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। ऊंचाई के साथ जलवायु दशाएं क्रमशः तीव्र होती जाती हैं। तापमान एवं वर्षा विभिन्न ऊंचाई की वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः पर्वत के आधार से प्रारंभ होकर चोटी तक विकसित वनस्पति का क्रम भिन्न होता है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति मीन्स ट्रॉपिकल वेजिटेशन पर्वतों के आधार पर पाई जाती हैं। पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने पर इनमें शीतोष्ण वनस्पति अर्थात टेम्परेट वेजिटेशन एवं ध्रुवीय वनस्पति यानी पोलर वेजिटेशन पाई जाती है, अर्थात समुद्र की सतह से ऊंचाई वनस्पतियों को सीधे प्रभावित करती है। किसी स्थान की ऊंचाई के साथ उस जगह का ताप और वायु दबाव कम होता है, परंतु वायु की गति और आर्द्रता में वृद्धि होती जाती है। पर्वतों की ऊंचाई लगभग 100 मीटर या 90 मीटर बढ़ने पर तापमान में, जैसा कि अभी बताया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। दूसरा, फिर पर्वतों तथा घाटियों की दिशा भी प्रभावित करती है। पर्वतों की दिशा से वर्षा, वायु तथा प्रकाश प्रभावित होते हैं। पर्वतों के टकराने के कारण विभिन्न हवाएं विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती हैं तथा टकराने के कारण उनकी आर्द्रता द्रवीभूत होकर बादलों के रूप में आगे बढ़ती है तथा वर्षा के रूप में भूमि पर गिरती है। पर्वतों में विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवायु में भिन्नता के कारण वनस्पति भी प्रभावित होती है, जैसे कि हिमालय की कुल्लू घाटी में अपेक्षाकृत सघन यानी घनी वनस्पतियाँ मिलती हैं, लेकिन लाहौल घाटी में कम वनस्पतियाँ मिलती हैं। इसका मुख्य कारण इन घाटियों की दिशाओं में अंतर से होता है। तीसरा आता है ढलान की प्रवणता, स्टीपनेस ऑफ स्लोप। ढलवा भूमि के खुलाव की दिशा का वहाँ की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। जिस ढाल पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और वायु भी वहाँ से होकर चलती है, उसकी वनस्पति ऐसे ढाल से भिन्न होती है। जहाँ पर इन कारकों का प्रभाव कम होता है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और ये पहाड़ मानसून हवाओं के मार्ग में आते हैं। अतः इन भागों में वनों की प्रचुरता होती है। हिमालय के उत्तरी ढालों पर सूर्य का प्रकाश थोड़ा तिरछा पड़ता है और ये ठंडी और शुष्क हवाओं के मार्ग में पड़ते हैं। अतः यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम उगती हैं और केवल जीरोफिटिक प्लांट ही पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पतियों की अधिकता होती है। पहाड़ जितने अधिक ढलवां होते हैं, उतनी ही तेज़ी से वर्षा का जल बहकर घाटियों में जमा हो जाता है। ऐसी ढलवा भूमि पर पौधे अपनी जड़ें नहीं जमा पाते हैं। इसी कारण कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने पर भी ढलवा भूमि पर समतल मैदानों की अपेक्षा कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहाड़ों से पानी और मिट्टी बहकर घाटियों में जमा होती है। घाटियों में ह्यूमस काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, इसीलिए घाटियों में वनस्पति खूब फलती फूलती हैं। इस प्रकार से ढलान की प्रवणता वनस्पतियों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। इसके बाद अगला
कारक आता है ढलान का अनावरण। यह भी भू आकृतिक कारक के अंतर्गत आता है। जो पर्वतीय ढाल सूर्य और वायु प्रवाह की ओर खुला रहता है, उस पर उगने वाली वनस्पति ऐसे ढाल से भिन्न होती है जिस पर सूर्य तथा वायु कम पहुंच पाती है। इस प्रकार से आज आपने भू आकृतिक या स्थलाकृतिक कारक के बारे में समझा। अगला महत्वपूर्ण कारक आता है मृदीय कारक, इडैफिक फैक्टर। मृदीय कारक का अर्थ होता है मृदा से संबंधित होता है। पौधे मृदा से जल और खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। पौधों में उपस्थित मूल रोम मिट्टी से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से बनती है। तेज वायु में चट्टान के टुकड़े नीचे गिरकर छोटे छोटे भागों में बंट जाते हैं। चट्टानों के ऊपर हुई वर्षा का जल भी तेज गति से नीचे की ओर बहता हुआ छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ ले आता है और उन्हें अधिक छोटे भागों में बांट देता है। यहाँ पर रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीकरण, जल अपघटन, कार्बनीकरण और जलयोजन होता है, जिसके द्वारा कुछ खनिज अपने डेरिवेटिव्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार बनी मिट्टी विभिन्न माध्यमों द्वारा किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। ऐसी मिट्टी को हम वाहित मृदा या ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। यदि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के माध्यम से पहुंचती है, तब इसे हम जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल, और जब पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा जाती है तब इसे हम मिश्रोढ़ मृदा या कालुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। और यदि वायु के द्वारा मिट्टी पहुंचती है तो इसे हम इओलियन सॉइल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जैसा कि आप जान चुके हैं कि सभी स्थलीय पौधे जल और खनिज लवणों को मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी पौधों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी की चट्टानों के अपक्षय से बनने वाली उसकी ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं और मृदा के अवयव इस प्रकार से होते हैं जैसे कि खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, ह्यूमस, मृदा वायु और मृदा जीव। मृदा के आधार पर पौधों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, अर्थात मृदा इतना महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि वो पौधों को विभिन्न भागों में बांट सकती है। जैसे कि अम्लोद्भिद पौधे अर्थात ऐसे पौधे जो कि अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। लवणोद्भिद पौधे यानी हैलोफाइट्स, ऐसे पौधे जो कि लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। बालुकोद्भिद पौधे, ऐसे पौधे जो बालू में उगने वाले होते हैं, जैसे कि गंगा की रेती में पाए जाने वाले पौधे। शैलोद्भिद पौधे, ये पौधे चट्टानों की सतह पर मिलने वाले होते हैं। और दरारोद्भिद पौधे जो चट्टानों की दरारों में उगते हैं। इस प्रकार से मृदा के आधार पर पौधों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अब आता है मृदा का गठन। मृदा का गठन किस प्रकार से होता है, यह भी बहुत जानना जरूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मृदा में खनिज पदार्थ होते हैं। रेत, सिल्ट, चिकनी मिट्टी या क्ले से खनिज पदार्थ बनते हैं। मृदा में वायु भी होती है। मृदा में वायु की मात्रा तथा वितरण मृदा के कणों की माप पर निर्भर करता है। जिस मृदा के कण बड़े होते हैं उनमें वायु अधिक मात्रा में होती है, लेकिन मृदा के कण छोटे होने पर उनके बीच का रंध्रावकाश कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसी मृदा में वायु की मात्रा भी कम पाई जाती है। वायुमंडल की वायु की अपेक्षा मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मृदा में ऑक्सीजन जड़ों के श्वसन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वायु की कमी होने पर जड़ों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। अर्थात जिस मृदा में वायु की कमी होती है उस मृदा में पौधों की वृद्धि
बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। इसीलिए फसलों को उगाने के लिए पहले खेतों की जुताई की जाती है ताकि मृदा के बीच रंध्रावकाश बढ़ जाए, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, जिससे उसमें उगने वाले पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा मृदा में महत्वपूर्ण कारक होता है मृदा जल। मृदा जल भी अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को हम संपूर्ण मृदा जल या होलार्ड कहते हैं। इसमें पौधों द्वारा अवशोषित जल को हम कृषार्ड या फिर प्राप्य मृदा जल या अवेलेबल सॉइल वाटर कहते हैं। जल की शेष मात्रा जिसे पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं उसे इकार्ड या अप्राप्य मृदा जल के नाम से जाना जाता है, नॉन अवेलेबल सॉइल वाटर। पौधों की वृद्धि हेतु जल एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मृदा में जल मुख्य रूप से वर्षा द्वारा आता है और मृदा में उपस्थित जल कई प्रकार का होता है, जैसे कि केशिका जल जिसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, आर्द्रता जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर और क्रिस्टलीय जल या रवे का जल, क्रिस्टलाइन वाटर और केमिकली कंबाइंड वाटर। लेकिन इन सब में से केवल केशिका जल ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। वर्षा के जल का मुख्य भाग मिट्टी के कणों के बीच के स्थानों में भरा रहता है, जिसे हम कैपिलरी वाटर या केशिका जल कहते हैं। पौधे इस जल का जड़ों द्वारा अवशोषण कर पाते हैं, अर्थात पौधे सिर्फ केशिका जल को ही अवशोषित करते हैं। अगला कारक आता है मृदा की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ सॉइल। मृदा के अम्ल, क्षार तथा खनिज लवण का पौधों की वृद्धि एवं विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस आदि रासायनिक तत्व पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगला कारक आता है कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस। जीवों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। ताजे मृत कार्बनिक पदार्थ लिटर कहलाते हैं। इसके नीचे पिछली ऋतु का आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलता है, जिसे हम डफ कहते हैं या आलेपन कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा इनको गहरे रंग के महीन रवाहीन कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब इसे हम ह्यूमस कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण इन कार्बनिक पदार्थों को खनिज पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर इस क्रिया को हम खनिजीकरण कहते हैं। ह्यूमस से बहुत सारी लाभ पौधों को होते हैं, जैसे कि ह्यूमस मृदा को अधिक उपजाऊ बना देता है और ह्यूमस के कारण मृदा की जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा मृदा का तापमान भी पौधों की वृद्धि और विकास के लिए प्रभाव डालता है, अर्थात तापमान भी बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक होता है। मृदा के तापमान का प्रभाव पौधों के अनेक क्रियाओं पर पड़ता है, जैसे कि भूमि में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, भूमि में रोग पैदा करने वाले बीजाणुओं की सक्रियता, बीजों का अंकुरण, जड़ों की वृद्धि एवं विकास, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण और भूमिगत तनों की वृद्धि विकास और उपापचयी सक्रियता को तापमान सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके अलावा मृदा में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। जानते हैं आप कि मृदा में एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, दीमक, केचुए, मोलस्क, आर्थ्रोपोड
आदि अनेक जीव पाए जाते हैं। इनके बीजाणु भी मृदा में उपस्थित होते हैं। मृदा में मिलने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाता है। परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। कुछ अति विशेष प्रकार के नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी तथा जीवाणु जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा परिवर्तित करके मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। इनमें से आप पूर्व परिचित हैं, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में मिलने वाली ग्रंथिकाओं में रहते हैं और ये नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करते हैं। उसके बाद फिर जीवों का जैविक कारकों से प्रतिक्रिया भी प्रभावित करती है। जीवधारी द्वारा बाह्य वातावरण के साथ साम्यावस्था और संतुलन तथा प्रतिकूल वातावरणीय परिवर्तन के बावजूद भी शरीर में स्थित अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने की क्षमता समस्थैतिका कहलाती है। किंतु बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो समस्थैतिकता बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। तनावयुक्त अजैविक कारकों से निपटने के लिए जीवधारियों में कई क्रियाकलापों का सहारा लेते हैं, जैसे कि पहला है नियंत्रण या रेगुलेशन। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। नियंत्रण या रेगुलेशन क्या है? कुछ जीवधारी शरीर ताप व पराशरण सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं तथा समस्थैतिकता को बनाए रखते हैं। ऐसे सभी जीवधारी नियंत्रक कहलाते हैं, जैसे कि स्तनधारी, पक्षी, कुछ अन्य कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी। चाहे अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल हो या फिर अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका हो, इनके शरीर ताप को नियंत्रित करने की इनमें क्षमता होती है। मनुष्य अपने शरीर का स्थिर ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा बनाए रखता है, चाहे तीव्र गर्मी के मौसम में बाह्य ताप अधिक ही क्यों न हो। इसके लिए ये अपने श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव करके शरीर सतह के ताप को कम करने की क्षमता रखते हैं। जाड़े में बाह्य तापमान बहुत कम हो जाने पर कपकपी द्वारा शरीर से ऊष्मा मुक्त होती है तथा शरीर सतह का तापमान बढ़ जाता है। पौधों में इस प्रकार के आंतरिक ताप नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, यानी रेगुलेशन या नियंत्रण जंतुओं में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है अनुरूपता या कन्फर्म। लगभग 99% जंतु और सभी पौधे किसी स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते तथा इनमें ताप नियंत्रण क्रियाविधि का भी अभाव होता है। ऐसे जंतुओं को हम एंडोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी या हम शीत रुधिर वाले कोल्ड ब्लडेड या फिर हम विषमतापी पाइक्लोथर्मिक कहते हैं। बहुत से जलीय जंतुओं की पराशरण सांद्रता स्थिर नहीं रहती है। जल की पराशरण सांद्रता बदलने के साथ साथ इनके शरीर तरल की सांद्रता भी परिवर्तित होती है। अतः वे सभी जीवधारी जिनका शरीर ताप व शरीर तरल पराशरणता व्यापक वातावरण के साथ परिवर्तित होता है, अनुरूपक या कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। कुछ होते हैं आंशिक नियंत्रण या पार्शियल रेगुलेशन। पार्शियल रेगुलेटर को समझना है। कुछ जंतु अनुरूपक और नियंत्रक के बीच मध्य की स्थिति में होते हैं। ये समस्थैतिकता को एक सीमा तक नियत बनाए रखते हैं, किंतु इसके आगे ये अनुरूपक की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे जंतुओं को आंशिक नियंत्रक कहते हैं, जैसे कि कुछ जलीय कशेरुकी प्राणियों में ऐसा होता है। यदि किसी स्थिति में जीवधारी को अपने व्यापक वातावरण में कुछ समय के लिए कष्टपूर्ण बाह्य वातावरण का सामना करना पड़ता है, तो इनके पास दो स्थितियां होती हैं, अभिगमन या फिर अस्थायी निष्क्रियता। अब हमें अभिगमन और अस्थायी निष्क्रियता को भी समझना है।
अभिगमन को माइग्रेशन कहा जाता है। भोजन, अनुकूल मौसम, आवास एवं अन्य कारकों हेतु एक समष्टि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गमन मुख्यतः द्विदिशीय गमन कहलाता है। यह दैनिक, कालिक एवं मौसम के अनुसार हो सकता है। मौसमी अभिगमन का एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार है। सर्दी के मौसम में साइबेरिया एवं उत्तरी बर्फीले क्षेत्रों से हजारों की संख्या में साइबेरियन क्रेन, टील आदि पक्षी भोजन एवं उपयुक्त वातावरण की खोज में उड़कर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, वहाँ पर आ जाते हैं। पक्षियों का इस प्रकार से भोजन, अनुकूल मौसम एवं आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचना माइग्रेशन कहलाता है। और माइग्रेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण साइबेरियन क्रेन है। दूसरा आता है अस्थायी निष्क्रियता, जिसे हम सस्पेंड कहते हैं। जीवाणु, कवक, निम्न पौधे विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं को उत्पन्न करते हैं। जैसे ही अनुकूलतम दशाएं आती हैं, ये अंकुरण करते हैं। वे सभी जंतु जो नियंत्रक नहीं हैं तथा अभिगमन करने में भी अक्षम होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में अपनी क्रियाओं को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए शीत निष्क्रियता, जिसे हम हाइबरनेशन, या ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसे हम एस्टिवेशन या डायापॉज कहते हैं, जैसे तरीकों को अपनाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मेढक, राना टिग्रिना, जो कि एक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, बहुत अधिक सर्दी पड़ने पर, चूँकि ये इसके तापमान, शरीर का तापमान समय के अनुसार परिवर्तित होता है, अधिक सर्दी के कारण अपने को बचाने के लिए मिट्टी के अंदर 1 मीटर गहराई तक छिप जाते हैं, जिससे अधिक सर्दी से बचा जा सके। क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने पर इनके शरीर का तापमान भी घट जाता है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में भी अधिक गर्मी पड़ने पर भी ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिसे हम ग्रीष्म निष्क्रियता, और सर्दियों में अंडरग्राउंड होना शीत निष्क्रियता कहलाता है। इसके बाद अब आते हैं बायोटिक फैक्टर की ओर। बायोटिक फैक्टर को हम, यानी जैविक कारक को हम अगले के वीडियो के माध्यम से आपको पुनः प्रेषित करेंगे। जैविक कारक क्या हैं, यह हम शॉर्ट में जान भी लेते हैं। जैविक कारक ऐसे कारक या भौतिक कारकों के अंतर्गत आपने जलवायु कारक, स्थलाकृति कारक और मृदी कारक यानी रेफिक फैक्टर के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो जैविक कारक होते हैं वो ऐसे कारक हैं जो लिविंग होते हैं। आबादी के जीवों पर अन्य जीवों द्वारा जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। और बायोटिक फैक्टर को हम कई भागों में अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि वनस्पति और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध। यहाँ पर कई सारे संबंध हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको उदाहरण सहित ध्यान रखना होगा। किसी भी पाचतंत्र में उत्पादक अर्थात पौधे तथा उपभोक्ता अर्थात जंतुओं के बीच आपसी संबंधों का आबादी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी कारण से उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो इसका सीधा असर उत्पादकों की संख्या पर पड़ेगा और उत्पादकों की संख्या घटने लगेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कीटभक्षी पौधे, जिनके बारे में आपने सुन रखा होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ड्रोसेरा, डायोनिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया जैसे ब्लैडर बर्ट, नेपेंथीज या घटपर्णी ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। वैसे तो कीटभक्षी पौधे स्वयंपोषी होते हैं, किंतु अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए इन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। और ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये कीटों का भक्षण करते हैं। छोटे छोटे कीटों को पकड़ने के लिए इनमें विशेष
रचनाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा आता है किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के बीच पारस्परिक संबंध। जैसे कि आप जानते हैं अधिपादप पौधे या इपीफाइट्स, इसके अंतर्गत आर्केडेसी कुल के पौधे आते हैं। ये दूसरे पौधों पर उगते हैं किंतु भोजन एवं जल उनसे ग्रहण नहीं करते, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यह एक सहभोजिता का एक अच्छा उदाहरण होता है अधिपादप पौधे। दूसरे होते हैं परजीवी पौधे। ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों पर आश्रित होते हैं, और ये पौधे एक पूर्ण परजीवी हो सकते हैं। पूर्ण परजीवी वो पौधे होते हैं जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से अन्य पौधों, जिन्हें हम पोषक कहते हैं, उन पर आश्रित रहते हैं। पूर्ण परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पूर्ण परजीवी जो कि पूरा स्तंभ पर, तने पर निर्भर करते हैं, उन्हें पूर्ण स्तंभ परजीवी कहा जाता है। इन पौधों में तने से चूषक मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम और फ्लोएम में प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ से भोजन और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, जैसे कि अमर बेल, जिसे हम कस्कुटा कहते हैं। दूसरा होता पूर्ण मूल परजीवी। यह ऐसे परजीवी हैं जो दूसरे पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे ओरोभाइंकी और बेलेनोफोरा या रफलेशिया। ये मूल पर यानी जड़ पर निर्भर रहते हैं। दूसरा आता अपूर्ण परजीवी। ये पौधे अपने भोजन निर्माण के लिए आवश्यक कुछ पदार्थों को ही पोषक पौधों से लेते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपूर्ण स्तंभ परजीवी। ये पौधे दूसरे पौधों के तनों पर उगकर केवल उनसे जल और खनिज लवण ही ग्रहण करते हैं, जैसे कि विस्कम एल्बम। और दूसरा अपूर्ण मूल परजीवी होता है। ऐसे पौधे दूसरे पौधों की जड़ों से जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं, जैसे सेंटलम एल्बम। और तीसरा आता है सहजीवी पौधे, सिम्बियोटिक प्लांट्स। ये वो पौधे हैं या ये दो पौधों के बीच पाया जाने वाला ऐसा सहसंबंध है जिसमें दोनों एक दूसरे से लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं। इसका लाइकेन सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो कि शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक। इसमें शैवाल खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करता है, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण से पनहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जबकि कवक जल और खनिज पदार्थों को शैवाल को उपलब्ध कराता है। अर्थात जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं तो ऐसा जीवन सहजीवन कहलाता है। अगले होते हैं मतोपजीवी पौधे, सैप्रोफिटिक प्लांट। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मोनोट्रोपा। अगला भाग आता है पौधों और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच पारस्परिक संबंध। विभिन्न प्रकार के जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, कृमि, निमेटोड एवं विषाणु पृथ्वी में रहकर उस स्थान पर उगने वाले पौधों की उपज को प्रभावित करते रहते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में कवक एवं जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधों को नाइट्रोजन तथा अन्य पदार्थ मिलते रहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की मूल ग्रंथिकाओं में रहने वाला राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों को देता रहता है और पौधों से भोजन लेकर अपना जीवन चलाता है। यह भी सहजीवन या सहविजिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार से आज आपने जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट समाप्त कर लिया है। अगले पार्ट में हम समष्टि या पॉपुलेशन के बारे में समझाएंगे। आज इस ऑडियो नोट्स में आपको भू आकृतिक या स्थलाकृतिक कारक के बारे में, मृदीय कारक के बारे में बताने का प्रयास किया है और उसके बाद फिर जैविक कारक के बारे में समझाया है। आशा है आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में
अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।